हाल में आए ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने खासा विवाद खड़ा किया भारत में। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 के अनुसार 122 देशों की सूची में भारत 107वें नंबर पर है। साउथ एशिया में अफगानिस्तान को छोड़कर बाकी आपके अगल बगल के सारे देश, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब इस सूची में हमसे ऊपर हैं। भारत सरकार का कहना है ये उनको डिफेम करने की एक साजिश है वैश्विक स्तर पर। उधर ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकालने वाली एजेंसीज का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरह के डेटा और जो प्रोसीजर सारे देशों के लिए इस्तेमाल किया गया वही भारत के लिए भी इस्तेमाल किया गया। इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, क्या ऐतराज है भारत सरकार को, उसकी सच्चाई क्या है, कमी कहां है और वास्तविक रूप में ये कैसे कैलकुलेट होता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। नमस्कार, मैं मनीष हिंदवी। आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 और उससे जुड़े हुए मसलों को। क्या है ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स? ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक पीयर रिव्यूड एनुअल पब्लिकेशन है जो 2 एनजीओज जो भुखमरी पर काम करती हैं पूरी दुनिया में, एक कंसर्न वर्ल्ड वाइड है और एक वेल्ट हंगर लाइफ जर्मनी की है, जो मिलकर काम करते हैं, जिनका लक्ष्य है पूरी दुनिया से भुखमरी को मिटाना, उसके बारे में लोगों को जागरूक करना, सरकारों को जागरूक करना, एक्शन कराना उसके खिलाफ, भुखमरी के खिलाफ, और भुखमरी को ख़त्म करना। मैं आगे बढ़ूं उसके पहले एक बात आपको बताऊं कि 2 हिस्से दुनिया के, एक अफ्रीका में सहारा डेजर्ट के दक्षिण का हिस्सा और एक साउथ एशिया का हिस्सा जिसके हम भी हिस्से हैं, जिसका इंडिया भी एक पार्ट है, यहाँ पर सबसे सीवियर भुखमरी पाई जाती है। मैं बार बार एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, भुखमरी, हंगर। क्या है ये हंगर? तो पहली बात, ये शब्द आपके जहन में आता होगा तो आप समझते होंगे कि पेट का खाली रहना यानी भूखे होना, खाना ना मिलना ही भुखमरी है। मगर सच ये है कि भुखमरी के मायने इतने संकीर्ण नहीं हैं। इसका एक ब्रॉडर डेफिनीशन है। किसी भी एक एडल्ट आदमी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसकी बेसिक न्यूट्रिशनल नीड्स अगर पूरी ना हो रही हों तो भुखमरी है, तो हंगर है। बेसिक न्यूट्रिशनल नीड्स सिर्फ कैलोरीज नहीं है, ढेर सारा खाना नहीं है, उसके 6 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो बॉडी को, जिनकी ज़रूरत है। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स भी आगे 13 एसेंशियल विटामिन्स हैं जिनकी ज़रूरत शरीर को है, जैसे ABCDE। इसके आगे मिनरल्स आगे फिर 7 तरीके के हैं, सोडियम, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फॉस्फोरस। ये 7 एसेंशियल मिनरल्स हैं जिनकी ज़रूरत आपके शरीर को है, और वाटर। तो इन सारे कंपोनेंट्स से मिलकर जब आपका खाना बनता है तो वो एक संतुलित आहार होता है, और वो जब आपके शरीर में जाता है तो एक संतुलित आहार, आप पर्याप्त पोषण जो आपके शरीर को चाहिए वो मिलता है। और अगर ये नहीं मिल पा रहा है, सिर्फ चावल को खा लेना, सिर्फ रोटी को खा लेना ही खाना नहीं है। और अमूमन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि एक मेजॉरिटी जनसंख्या की जो थाली है, खाने की थाली है, वो पर्याप्त न्यूट्रिएंट्स से जो आपके शरीर को चाहिए भरी हुई नहीं है। उसमें सिर्फ पेट को भर लेने के लिए जो ज़रूरत है वो पूरी हो रही है। आगे बढ़ेंगे और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि GHI का कैलकुलेशन कैसे होता है। 4 हिस्से बांटे गए इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। पहला है अंडर नरिशमेंट या अल्प पोषण, यानी पर्याप्त पोषण न मिलना। अब अंडर नरिशमेंट को 1/3 वेट दिया गया। इसके आगे 2 हिस्से किए गए। एक चाइल्ड स्टंटिंग है, अभी इस पर बात करेंगे, इसका क्या मायने हैं इसके। इसको 1/6 वेट दिया गया।
चाइल्ड वेस्टिंग है, इसको 1/6 वेट दिया गया, और एक चाइल्ड मोर्टेलिटी है जिसको 1/3 वेट दिया गया। तो इस तरीके से इन 4 कंपोनेंट्स को मिलाकर ग्लोबल हंगर इंडेक्स अपना कैलकुलेशन करता है और इसी के आधार पर तय करता है कि एक देश उस इनकी भुखमरी की सूची में कहां स्टैंड करता है। एक एक करके चारों कारकों को समझ लेते हैं। अंडर न्यूरिशमेंट या अल्प पोषण, जब किसी व्यक्ति की मिनिमम डाइटरी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी ना हो रही हो। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 3 पैरामीटर किसी देश के लिए सेट करता है कि कैसे ये पता चलेगा कि फूड डिप्रीवेशन है या नहीं है। पहला, प्रति व्यक्ति मानव उपभोग के लिए एक औसत मात्रा में कितना भोजन उपलब्ध है। दूसरा, इस भोजन तक पहुंच कितने लोगों की है। यह भी एक बड़ा गंभीर प्रश्न है। ऐसा नहीं कि आपके देश में खाना है तो सबको मिल रहा है, कुछ लोगों तक उसकी पहुंच बहुत ज़्यादा है, यानी बहुत ज़्यादा संसाधन उनके पास हैं, और कुछ लोगों तक उसकी पहुंच बिल्कुल नहीं है। इसी को असमानता कहते हैं। एक मज़ेदार बात बताता हूं आपको। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में जब हुई तो वहाँ ये कहा जाता था कि 1/10 फ्रांस ज़्यादा खा के मर गया और 9/10 फ्रांस भूखा रह गया। संसाधन तो हैं मगर कुछ लोगों की पहुंच में हैं और कुछ लोगों की पहुंच से बाहर हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण मसला है। तीसरी बात कि कितनी मिनिमम कैलोरीज ज़रूरत है एक व्यक्ति को उस देश काल परिस्थिति के हिसाब से, क्योंकि कैलोरीज की जो रिक्वायरमेंट है वो हर जगह अलग अलग है। भारत में जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है वो रिकमेंड करती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक एडल्ट पर्सन को 2400 किलो कैलोरी चाहिए रोज़ और शहरी क्षेत्रों में 2100। लेकिन जो फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO है वो एक कॉमन कैलोरी रिक्वायरमेंट की बात करता है 1800 की पर पर्सन पर डे, ग्रामीण और अर्बन मिलाकर। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि अंडर नरिशमेंट एक बहुत बड़ा शब्द है, अल्प पोषण, जिसमें मैंने शामिल किया कि क्या बेसिक न्यूट्रिएंट्स किनकी ज़रूरत है शरीर को। तो अगर भारत में एक जल्दी से बात कर लें, जैसे प्रोटीन की बात मैंने करी थी, 73% जो भारतीय हैं उनका खाना डेफिशिएंट है, प्रोटीन रिच नहीं है उनका खाना, कमी है उनके खाने में प्रोटीन की। विटामिन डी की डिफिशियंसी कहीं भी 55 से 90% लोगों के खाने में है। विटामिन B12 की जो डिफिशियंसी है 70 से 100% लोगों के खाने में है। एनीमिया बहुत कॉमन है। तो खैर ये मसला हमारा आज का नहीं है। मैंने यहाँ पर सिर्फ एक एग्जांपल देने की कोशिश की कि जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी सख्त कमी है हमारे खाने में। आगे बढ़ते हैं और चाइल्ड स्टंटिंग की बात करते हैं। अविकसित बच्चे, हाइट और एज का जो इम्बैलेंस होता है वो चाइल्ड स्टंटिंग है। मतलब कि कोई बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से उसकी हाइट कम है। उसके कई कारण हो सकते हैं, बीमारी हो सकती है, ख़राब स्वास्थ्य हो सकता है, मालन्यूट्रिशन यानी कुपोषण हो सकता है। स्टंटिंग जो बेसिकली डिटरमिन होती है वो किसी मदर के कंसीव करने से पहले 1000 दिनों में होती है। इस बात को कहने का तात्पर्य यह है कि जो माताओं का स्वास्थ्य है वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है स्टंटिंग के लिए। दूसरा, चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब हुआ कि जब अपनी हाइट के हिसाब से जो वेट है वो बहुत कम हो, यानी हाइट और वेट का इम्बैलेंस है। इसका भी वही है, मैटरनल मालन्यूट्रिशन है, लो बर्थ वेट है, पुअर फीडिंग एंड केयर प्रैक्टिसेस है। तो इस तरीके की जो बातें हैं उससे तय होती है चाइल्ड वेस्टिंग। आगे बढ़ते हैं और चाइल्ड मोर्टेलिटी की बात करते हैं। बाल मृत्यु दर एक इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, यानी 1 साल से बच्चों की जो पहले जो बच्चों की मृत्यु हो जाती है और 1 साल से 5 साल के बीच में वो है चाइल्ड मोर्टेलिटी होती है, शिशु मृत्यु दर। प्रति 1000 लाइव बर्थ इसको कैलकुलेट किया जाता है। भारत में 2 तरीके के डेटा मुझे देखने में आ रहे हैं। एक सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है SRS जो बताता है कि 32 प्रति 1000 है 2020 में। यही डेटा GHI में भी लिया गया है। हालांकि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5वां राउंड हुआ 2019-20 में, उसमें ये डेटा शो करता है 41.9, यानी वो ज़्यादा शो कर रहे हैं। दोनों सरकारी आंकड़े हैं। जो अफ्रीका में सहारा डेजर्ट का दक्षिण हिस्सा है और जो साउथ एशिया है, यहाँ मैक्सिमम चाइल्ड मोर्टेलिटी पाई जाती है। मैक्सिमम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बाल मृत्यु दर इन्हीं दोनों हिस्सों में पाई जाती है।
GHI के स्कोर की अगर बात करें तो अगर वो 0 होता है तो इसका मतलब उस देश में कोई भुखमरी नहीं है, सबसे बेहतर हालत में वो देश है। और जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, डेटा आगे की तरफ बढ़ता है, तो इसका मतलब वहाँ पर भुखमरी बढ़ती चली जा रही है। भारत की अगर बात करें तो जो 4 इंडिकेटर्स हैं उनको जोड़ने के बाद जो आंकड़ा आता है, भारत में 2000 में 38.8 था वो फिगर, 2007 में 36.3 था, 2014 में 28.2 था और 2022 में 29.1 है। यानी अगर आप ध्यान से इन डेटा को फिर से देखें तो 7 से 14 के बीच में सबसे ज़्यादा घटोतरी भुखमरी सूचकांक में हुई। 36.3 से हम 28.2 आए थे और 14 से 22 तक लगभग स्टैग्नेटेड था, लेकिन 22 में एक बार फिर बढ़कर 29.1 हो गया है। कारण समझने की कोशिश करते हैं। विवाद तो बहुत है, भारत सरकार कहते हैं एरोनियस है इनका जो कैलकुलेशन का तरीका है, ये सिर्फ एक अंडर नरिशमेंट की बात कर रहे हैं, जो एडल्ट आदमी की बात कर रहे हैं, बाकी सारे आंकड़े इनके बच्चों के हैं। चाइल्ड ये वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, स्टंटिंग की बात कर रहे हैं, ये चाइल्ड मोर्टेलिटी की बात कर रहे हैं, तो साहब ये भुखमरी सूचकांक कैसे हो सकता है? ऐसे तमाम सवाल सरकार ने उठाए हैं। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ कि साहब यही आंकड़े तो दुनिया के बाकी देशों पर भी लगाए गए हैं, यही कैलकुलेशन तो उनमें भी की गई है। और भारत जैसे युवा देश में अगर हमारे बच्चों की हालत अच्छी नहीं है, जो आंकड़े बता रहे हैं और सरकारी आंकड़े बता रहे हैं, तो हमें इस विवाद में फंसने के बजाय कि साहब उनका जो तरीका है वो एरोनियस है या नहीं है, हमें इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए कि लगभग 75 साल आज़ादी के बाद भी हमारे बच्चों के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जब 1992-93 में पहला राउंड उसका हुआ, तो ये देखने में आया कि पूरी दुनिया में हम वर्स्ट परफॉर्मर थे चाइल्ड इंडिकेटर्स पर, वर्स्ट परफॉर्मर्स थे हम। उस समय ये पाया गया कि जो हमारे लगभग 4 साल से नीचे आधे बच्चे अंडरवेट थे, स्टंटेड थे। हर 6 में से 1 बच्चा चाइल्ड वेस्टिंग का शिकार था। उसके बाद 4 राउंड हो चुके हैं और 5वां राउंड अभी 2019-20 में हुआ। तो अगर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को ही मान लें, हम पैमाना मान लें, तो अगर इनके आंकड़ों की बात करें तो जो 5 साल से नीचे के बच्चे हैं जो स्टंटिंग का शिकार हैं, तो उसमें लगभग 35.5% बच्चे स्टंटिंग का शिकार हैं। 35.5%, और ये सरकारी आंकड़े हैं। जो चौथा राउंड 2015-16 में हुआ था उसमें ये आंकड़ा था 38.4, यानी लगभग 4 सालों में 38.4 से हम 35.5, 2.9% कम हुए हैं केवल। मैं केवल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जैसे जैसे हम तरक्की कर रहे हैं और हम बढ़ रहे हैं, देश हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात कर रहे हैं, उस समय हमें अपने प्रोग्रेस को और तेज करना होगा। मतलब आज़ादी के बाद के जो हालात इकोनॉमी के थे वो बहुत कमज़ोर थे। अब धीरे धीरे हम डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। 91 के बाद लिबरलाइजेशन के दौर में हम बहुत तेज़ हमने विकास किया है और अब दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं हम। ये विकास की जो गति हम क्लेम कर रहे हैं और जहाँ पहुँचने का दावा कर रहे हैं, वहाँ पर अगर हमारे बच्चे कुपोषित हैं, हमारे बच्चे स्टंटेड हैं, वेस्टेड हैं, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर चाइल्ड वेस्टिंग की बात करेंगे तो NFSH के 2015-16 के डेटा के हिसाब से 19.3% बच्चे वेस्टिंग का शिकार हैं। अगर आप अंडरवेट की बात करेंगे तो हमारे यहाँ 32.1% बच्चा अंडरवेट है। चाइल्ड मोर्टेलिटी के आंकड़ों को मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पर एक बात मैं और बढ़ाना चाहूँगा, जो सरकारी आंकड़े ही कहते हैं कि हम हर साल अपनी GDP का 4% सिर्फ इसलिए गंवा दे रहे हैं क्योंकि भारत में हमारे जो बच्चे हैं वो कुपोषण का शिकार हैं। चाइल्ड मोर्टेलिटी यानी बाल मृत्यु दर के आंकड़ों को अगर हम कंपेयर करेंगे, मैं विकसित देशों से कंपेयर नहीं कर रहा हूं, अगर कंपेयर करेंगे तो हम पाएंगे कि हम कितने बुरे हालात में हैं। मैंने SRS जो कम वाला आंकड़ा सरकार का है उसको लिया है 32 प्रति हज़ार। अल्जीरिया की बात करिएगा तो ये 23 प्रति हज़ार है, भूटान की बात करिएगा तो 28 प्रति हज़ार है, ब्राज़ील की बात करिएगा तो 15 प्रति हज़ार है, कंबोडिया की बात करिएगा तो 26 प्रति हज़ार है।
ईरान में 13 प्रति हज़ार है, मलेशिया का 9 प्रति हज़ार है, नेपाल का 28 प्रति हज़ार है, पाकिस्तान का 65 है, हमसे ज़्यादा है, और श्रीलंका का 7 प्रति हज़ार है। तो अगर आप देखेंगे तो इन आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि हम कहीं बहुत पीछे छूट गए हैं उन देशों से जो मध्यम आय वाले देश हैं, जो विकासशील देश हैं, जो हमारे तरह के देश हैं। और मैंने बड़े और छोटे दोनों तरह के देशों को शामिल किया है इसमें। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी है ही है। आगे अगर हम बात करेंगे इस विवाद की, सरकार फेस सेविंग की कोशिश कर रही है जो बहुत अच्छा नहीं है। हम दोहरे मापदंड को अपनाते हैं। जब आईएमएफ कहता है कि भारत में गरीबी कम हो रही है, हम खुश हो जाते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उन आंकड़ों को हम हर जगह पेस्ट करने लगते हैं, उस पर आर्टिकल्स छपने लगते हैं और उस पर तमाम बातें होने लगती हैं, तब तो हम उन आंकड़ों को मान लेते हैं। लेकिन जब हम वैश्विक सूचकांक, भुखमरी सूचकांक में नीचे की तरफ जाते हैं तो हम उनके विवाद पैदा करते हैं। हम कहते हैं साहब वो गलत है। ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा, क्योंकि आंकड़े तो वही लिए जा रहे हैं जो हैं। आप क्लेम करते रहिए, उसको विवादित करते रहिए कि साहब 3000 का सैंपल लिया गया, 4000 का सैंपल लिया गया, जबकि सच्चाई क्या है कि आंकड़े वही लिए गए जो हैं, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे भी कह रहा है। क्योंकि जीएचआई को कैलकुलेट करने में चाइल्ड वेस्टिंग, स्टंटिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी और अंडर नरिशमेंट के उन्हीं आंकड़ों का यूज किया गया है जो आंकड़े आपके सरकारी हैं। फिर यह विवाद क्यों? मुझे लगता है इस विवाद के बजाय हमें अपनी कमियों को देखना चाहिए, हमें अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ कमियों की तरफ मैं आपकी कुछ जो कमियां हैं मैं उनकी तरफ आपको ले चलता हूं। जैसे भारत में बच्चों के लिए जो स्कीम्स काम करती हैं वो एक इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज है, ICDS है, जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट है भारतीय कुपोषण पर जो काम करती है। 12,374 आंगनवाड़ी केंद्र हैं जिसके तहत सरकार अपनी ICDS की प्लानिंग करती है, अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करती है। एक पोषण अभियान भी चल रहा है और अभी जो नया बजट आया है उसमें सरकार ने इन कई स्कीमों को मर्ज करके 2 स्कीमों पर केंद्रित किया है अपने आप को। एक तो न्यू सक्षम आंगनवाड़ी है और एक मिशन पोषण 2 है। 4 स्कीमें मर्ज करी गई थी इसमें। एक तो आंगनवाड़ी की सर्विसेज को मर्ज किया गया, पोषण अभियान, स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स था और नेशनल क्रेच स्कीम था। इन चारों को मर्ज करके इन 2 स्कीमों पर फोकस किया गया है। दुर्भाग्य देखिए, एक तरफ हमारे आंकड़े पूरे विश्व में शर्मनाक हैं और दूसरी तरफ इस पर दिया जाने वाला बजट घट रहा है। 18.5% से बजट के आसपास परसेंट का बजट गिरा है। 20,105 करोड़ यानी 18% कम होकर बजट आया। अगर हमें इन्हें दूर करना है तो हमें बजट बढ़ाने की जरूरत है। दूसरा, जो कैग का ऑडिट हुआ 2020 में ICDS का, उसने एक बात बताई कि 1042 करोड़ एलोकेट किया गया था ICDS के लिए और जिसमें कुल 908 करोड़ इस्तेमाल हुआ। यानी एक तरफ पैसा कम जा रहा है, दूसरी तरफ उस पैसे का इस्तेमाल भी कम हो रहा है। अगर आप पोषण अभियान की बात करें तो लगभग 4300 करोड़ रुपये पोषण अभियान के लिए रिलीज किए गए थे मार्च 18 में और दिसंबर 19 तक केवल 1570 करोड़ इस्तेमाल हुए थे। तो एक तरफ तो यह कमी है कि हम पैसा कम एलोकेट कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे लेवल ऑफ सीरियसनेस का लेवल देखिए आप कि हम उस पैसे को भी पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे डेडिकेशन में, हमारे समर्पण में कि हम भुखमरी को, हम चाइल्ड वेस्टिंग को, स्टंटिंग को, बाल मृत्यु दर को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहते हैं, तो सोच तो हमारे पास है लेकिन इंप्लीमेंटेशन में हमारे कहीं ना कहीं कोई तो कमी है ही है। एक कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया गया था जिसने 2017 में इस ऑब्जेक्ट के साथ कि सारी चीज़ों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी। 2020 सितंबर से ये डिफंक्ट पड़ा हुआ है। तो मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि हम कितने सीरियस हैं अपने गोल्स को लेकर, वो इन चीज़ों से स्पष्ट है।
तो बजाय इसके कि हम जीएचआई पर उंगली उठाएं, जो 3 उंगलियां हमारी तरफ हैं, हम उनसे ये देखने की कोशिश करें कि हमारे अंदर कमी कहां है। क्योंकि आंकड़े चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं। अगर 5 साल से कम के बच्चों की बात करिए तो 67% एनीमिक हैं। 15 से 49 साल की औरतों की बात करिएगा तो 57% एनीमिक हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि इस तरह के सैकड़ों आंकड़े हैं जो इस बात को सिद्ध कर देंगे कि कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर है। उन कमियों को दूर करने की जरूरत है। रास्ता क्या है? इस विवाद के बजाय रास्ता क्या है? रास्ता यह है कि हम जो हमारा अगर चाइल्ड मोर्टेलिटी को कम करना चाहते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है ये, हम आईसीडीएस के इंफ्रास्ट्रक्चर को और इम्प्रूव करें, मॉडर्नाइज करें, पोषण अभियान पर और पैसे का एलोकेशन करें, हम समस्याओं को इंगित करके उन्हें दूर करने की कोशिश करें, साफ पीने का पानी उपलब्ध 100% जनता तक करावें, वुमेन का स्टेटस यानी औरतों की समाज में स्टेटस को बेहतर करें, उससे भी काफ़ी समस्याएं हल होंगी। जो हमारी कृषि उत्पादकता है और खाद्य सुरक्षा है उसको बढ़ाएं, पोषण आधारित कृषि को बढ़ावा दें, और जो कई तरीके की स्कीम्स चल रही हैं, मल्टी सेक्टोरल जो अप्रोच हमारा होना चाहिए, मतलब सब स्कीमों को मर्ज कर कर एक स्कीम चलाई जानी चाहिए, या जो अलग अलग मिनिस्ट्री स्कीम चला रही जा रही है उनके बीच एक हार्मनी डेवलप करने की कोशिश करी जाए। भारत में ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि एक ही स्कीम, एक ही काम कई तरीके के लोग करते हैं, उनमें आपस में कोई सामंजस्य नहीं होता, तो इससे रिसोर्सेज का भी वेस्टेज होता है। तमाम उम्र ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। तो विवादों में पड़ने का समय नहीं है, अपनी कमियों को सुधारने का समय है। डेटा चाहे अल्पोषण का हो, अंडर नरिशमेंट का हो, चाइल्ड वेस्टिंग का हो, चाइल्ड मोर्टेलिटी का हो, चाइल्ड स्टंटिंग का हो, बहुत ही शर्मनाक है। एक तरफ हम दावा कर रहे हैं दुनिया में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था का, और हम चौथे और तीसरे नंबर पर जाना चाह रहे हैं, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाह रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे आंकड़े सब सहारन अफ्रीका यानी अफ्रीका का जो सबसे पिछड़ा इलाका है उससे मैच कर रहा है। दोनों बातों में कॉन्ट्रडिक्शन है, एक विरोधाभास है, एक साथ दोनों बातें नहीं हो सकती। जो विकसित देश हैं उनके सामाजिक आंकड़े भी उसी तरीके से हैं जैसे उनके आर्थिक आंकड़े हैं। एक स्वस्थ और शिक्षित और प्रशिक्षित देश ही विकास का पर्याय है। विकास का पर्याय ये नहीं कि जीडीपी बढ़ गई। जीडीपी तो जो ऊपर के 40-50 बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका टर्नओवर बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ जाएगी, लेकिन सिर्फ जीडीपी बढ़ा लेना ही विकास नहीं है। कहीं कमियां हैं तो उस कमियों को ढक देना ही विकास नहीं है, उन कमियों को दूर कर देना विकास है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अपने कैलकुलेशन में हो सकता है कोई कमी हो सकता है हम उनकी इस बात से सहमत, उनके उस फॉर्मूले से सहमत ना हो, लेकिन हमें इस बात से सहमत होना होगा कि हमारे अंदर भी कमी है, हमारे आंकड़े भी बहुत बेहतर नहीं हैं। तो हमें उन आंकड़ों को दूर करने की, उन आंकड़ों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, हमें कमियों को सुधारने की ज़रूरत है। आज के इस वीडियो में इतना ही। जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अब कर लें। आपका जो मोटिवेशन है वो आपके कमेंट्स के रूप में मिला करता है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगता है कि कोई और वीडियो बनाया जाना चाहिए या इस वीडियो में कोई कमी रह गई तो ज़रूर साझा करिएगा। वीडियो बनाने में रुद्रांश हमेशा की तरह सक्रिय रहे, मेरी मदद करते रहे, उनको धन्यवाद है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर किसी नए टॉपिक पर बात करने के लिए जल्दी ही मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।